Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. So today is 5th of August 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. So सबसे पहले हम चलते हैं previous days के revision के लिए. So just to have some questions और ये क्वेश्चंस हैं आपके MCQ और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट भी कर लीजिएगा. सो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेयर इज द वेनेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यू नो कि अभी जो केरल का वेनेड डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बहुत ही हैवी लैंडस्लाइडिंग हुई ड्यू टू रेनफॉल एंड ड्यू टू सम डिफरेंट रीजन्स और वहां पर बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई. 200 पीपल की तो कंफर्म डेथ पहले भी हो चुकी है और भी बहुत सारे लोग उसमें उनकी डेथ हो चुकी है. बहुत सारा वहां पर डिस्ट्रक्शन जो है हुआ है. ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेनेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है. सो इट इज लोकेटेड इन केरला, आपको पता ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच बायोस्फीयर रिजर्व was the first from India to be included in the UNESCO World Network of Biosphere Reserves. जब हम वेनेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे थे तो उसी समय हमने इन पॉइंट्स को भी कंसीडर किया था. तो ये देख लेते हैं कि ये उस समय हमारा सबसे पहला जो वाइल्ड लाइफ नेशनल जो हमारी सेंचुरी थी, नेशनल पार्क था, उसमें सबसे पहले हमारा था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो सबसे पहले यूनेस्को की लिस्ट में आया था. और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारा फर्स्ट था. 2012 में इसको इंक्लूड किया गया था इस लिस्ट में. अनदर क्वेश्चन, इन व्हाट ईयर was the नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो अभी बताया है. सो 2012 में इसको इंक्लूड किया गया था और इट वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को की लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया था फ्रॉम इंडिया. Which of the following wildlife parks is not part of the नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. देखो, जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है एक लार्जर एरिया होता है, उसके अंदर फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, उनके अंदर भी फिर कोर एरियाज होते हैं. सो उसी के सेंस में यहाँ पर पूछा गया है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके अंदर कौन सा इसमें से वाइल्ड लाइफ पार्क नहीं है. ठीक है, सो जो पेरियार नेशनल पार्क है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नहीं है, जबकि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अगर हम इस बड़े वाले सर्कल को माने तो इसके अंदर आपका आता है मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और भी कई सारे हैं जो इसमें काउंट होते हैं. जैसे कि आपका यहाँ पर इसी को दोबारा से हम करें तो मुदुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल भी इसी के अंदर आता है. इनकी लोकेशन मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है. मुकुर्थी नेशनल पार्क भी इसी के अंदर आता है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी इसी के अंदर आता है. इस साइलेंट वैली को तो आप बिल्कुल मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा नेशनल पार्क है. पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है बिकॉज यहाँ पर जो भी जाते हैं उनको बहुत ज्यादा साइलेंस और पीस का जो है यहाँ पर आपको फील होता है. ऐसा लगता है जैसे कि आप दुनिया का जो साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उससे कहीं दूर आप किसी हेवन में पहुंच गए हो. ठीक है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड लाइफ पार्क इन कर्नाटका विद इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. देखो, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये कर्नाटका और तमिलनाडु मींस कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर रीजन को कवर करता है. कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. इसमें से कुछ नेशनल पार्क्स ऐसे हैं जो कर्नाटका में हैं, केरला कर्नाटका में हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल तमिलनाडु में हैं. सो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड लाइफ पार्क इन कर्नाटका. जो कर्नाटक में है तो इसी के अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बट उनकी जो लोकेशन, टेरिटोरियल लोकेशन है वो कर्नाटक के अंदर है. तो ये कौन सा है? इनमें से एक है, दैट इज ओनली बांदीपुर नेशनल पार्क और ये फेमस है टाइगर्स की पॉपुलेशन के लिए. अदर जो पार्क्स हैं दैट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये आपका तमिलनाडु में है. मुदुमलाई
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है, वेनद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी केरला में है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा और यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Wayanad Wildlife Sanctuary is an integral part of which larger ecological reserve? So जो वेनड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ लार्जर इकोलॉजिकल रिजर्व का पार्ट है? बड़ी सिंपल सी बात है, ये पार्ट है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक पार्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़े वाले एरिया को बोलते हैं, उसके अंदर फिर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं। उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question, that is question number 7. Which of the following wildlife parks is located in the state of Kerala? तो केरला में अभी आपको बताया। इस बहाने आपका मल्टीपल रिवीजन्स भी हो गए। तो इसमें से जो वेनड है वो कहाँ पर है? वो केरल में है। अब आप बता दीजिए कि मुदुमलाई अभी जस्ट बताया था, ये कहाँ पर है? बांदीपुर ये भी बताया था कहाँ पर है? नागरहोल ये भी बताया था कहाँ पर है। ठीक है, तो इनको आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये कहाँ पर है, बिकॉज अभी जस्ट डिस्कस किया है। ठीक है, भूलना नहीं है। आप भले ही उसको बैकवर्ड करके देख लेना वीडियो को, लेकिन कोशिश करो उसी ऑन द स्पॉट आप उसको लर्न कर लो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि विच नेशनल पार्क विद इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज नोन फॉर इट्स साइलेंट एनवायरनमेंट एंड रिच बायोडाइवर्सिटी? और बिल्कुल जब इसमें साइलेंट वर्ड यूज हो गया तो आपके लिए बहुत ही इजी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर लगाना। दैट इज साइलेंट वैली पार्क। तो ये आपका इसी के अंदर आता है। एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड इज पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? मींस वो कर्नाटका के अंदर है और नीलगिरी का ही पार्ट है। देखो वेनड केरला के अंदर है, आपको पता ही होगा। मुकुर्थी आपका तमिलनाडु में है, सॉरी ये नागरहोल आपका हो गया कर्नाटक में और मुदुमलाई आपका तमिलनाडु में हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ बांग्लादेश की सिचुएशन, बिकॉज बांग्लादेश में काफी टाइम से बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और बांग्लादेश में क्या हुआ है कि वहां के स्टूडेंट्स ने कुछ रिजर्वेशन को लेकर के इशू क्रिएट किया था। तो मींस 200 पीपल, तो इसमें पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। और कुछ टाइम के लिए ये जो मूवमेंट था, ये जो प्रोटेस्ट थे, वो स्टॉप हो गए थे, थोड़ा शांति थी। लेकिन अगेन फिर से ये स्टार्ट हो गया ये मूवमेंट और फिर से अराउंड 97 पीपल की डेथ इसमें फिर से हो गई है। देखो जो गवर्नमेंट्स के पास जो डिटेल्स आती हैं कई बार वो एक्चुअल नहीं होती, बिकॉज डेथ ज्यादा लोगों की होती है और जो डेटा निकल करके आता है बहुत कम लोगों का ही आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसमें इस समय जो शेख हसीना जो वहाँ की पीएम है, उनके अगेंस्ट में उनके अपोजिशन वाले इस मूवमेंट को हवा दे रहे हैं और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा। क्यों कि जब भी बांग्लादेश में, म्यांमार में वहां पर ऐसी वायलेंट सिचुएशंस होती हैं तो लोग वहां से भाग करके इंडिया की तरफ आते हैं और इंडिया में फिर उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, हमारे पास ऑलरेडी जो रिसोर्सेस हैं उनका क्रंच है तो उन पर और प्रेशर बढ़ जाता है। तो देखते हैं कि बांग्लादेश में कब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। वहाँ की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबकी अभी रिसेंटली मीटिंग कंडक्ट कराई है और बहुत सारा इसमें वायलेंस हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास में केरला आस्क्स सेंटर टू डिक्लेयर लैंडस्लाइड्स अ नेशनल डिजास्टर। देखो जो केरला है, केरला के वेनड में जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वहां की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, वहां पर क्या हुआ, लैंडस्लाइडिंग हुई और उसके करीब 3-4 गांव वहां के पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो गए, पूरा उनका डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, अब हुआ क्या है कि केरल की गवर्नमेंट ये कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारे यहाँ ये जो सिचुएशन हुई थी आप उसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दो। इट मींस उसको लोकल डिजास्टर मत देखो, उसको क्लाइमेट का ही एक फॉर्मेट में आप उसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी डिजास्टर को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर देती है तो उस केस में
जो यूनियन गवर्नमेंट है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी तरफ से बहुत सारी हेल्प, फिनेंशियल हेल्प उस रीजन को, उस स्टेट को एक्स्ट्रा अमाउंट में मिलती है। तो केरल चाह रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर देगी तो बहुत सारा फंड हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ये डिमांड कर रहे हैं पिनाराई विजयन, चीफ मिनिस्टर है वहां के। तो एटलीस्ट आपको यहाँ के चीफ मिनिस्टर का तो पता होना चाहिए, इतना बड़ा इशू यहाँ पर क्रिएट हुआ है। कहाँ पर? केरला में। तो केरल की कैपिटल वगैरह और ये सब बेसिक सी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा कि इंडिया में रिसेंट टाइम में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास में IRCTC प्लग्स पैसेंजर डेटा वल्नरेबिलिटी ऑन इंश्योरेंस साइट। जब IRCTC पर आप टिकट बुक करते हैं तो उस टिकट के साथ में कई बार आपका इंश्योरेंस भी होता है, दैट इज ट्रैवल इंश्योरेंस। लेकिन गवर्नमेंट को, IRCTC को आज तक ये पता ही नहीं था कि उसका जो डेटा है वो इतना वल्नरेबल है कि उसको कोई भी यूज कर ले रहा था, और बहुत सारे एजेंट्स, हैकर्स वगैरह उस डेटा को यूज कर लेते थे। उस पर कोई ऐसी विशेष सिक्योरिटी नहीं थी। मींस आपका जो डेटा है, लाखों करोड़ों जो पैसेंजर्स का डेटा है, उनका मोबाइल नंबर, उनकी पॉलिसी का नंबर, उनकी डेट और उनकी जो है एज है ना, उनका एड्रेस, उनकी ईमेल आईडी, सब उनको मिल रहे थे मुफ्त में। अब इसका रिसेंटली एक पर्सन थे, उनको पता चला तो उन्होंने इस इश्यू को रेज किया जो है किसको? सर्ट इन को। ये क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसका ध्यान रखिएगा, सर्ट इन। ये इंडिया का एक बड़ा सेंटर है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कि कंट्री में जब भी कोई आईटी से रिलेटेड ऐसे इश्यूज आते हैं तो उन इमरजेंसी थिंग्स को जो है हैंडल करने के लिए हमारे पास में है सर्ट इन। और ये सब क्या करता है? ऐसे इश्यूज को। तो इसको इन्होंने फिर, जो मिस्टर राजपूत जी थे, इन्होंने इसको बता दिया। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो भी डेटा की सिक्योरिटी को लेकर जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा है। यूरोप में तो बहुत अच्छा वो लॉ लेकर के आ चुके हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के डेटा को बहुत ज्यादा सिक्योर किया जाए। आप देखते होंगे यूं ही आपके पास में कॉल्स आते हैं, फ्रॉड कॉल्स आते हैं, आपकी ये पॉलिसी नंबर है, आपको उसका पेमेंट करना है, आपके अकाउंट का नंबर ये है, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर ये है। मैं ही खुद एक बार बचा था बिल्कुल, जो है क्रेडिट कार्ड से उन्होंने मेरा ही पैसा ट्रांसफर करने के चक्कर में थे, ओटीपी पूछ रहे थे। नया नया क्रेडिट कार्ड मेरे पास आया था, मेरे को उस क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं पता चला था, तब तक उनके पास में, उन फ्रॉडस्टर्स के जो फ्रॉडुलेंट्स थे, उनके पास में उसका पूरा डेटा था। बस उनको ओटीपी की रिक्वायरमेंट थी। अब सोचो कहाँ से जा रहा है डेटा। भाई जो बैंक्स हैं, जो क्रेडिट कार्ड जो इश्यू करने वाली एजेंसी है, वही तो उस डेटा को बेच रहे हैं ना कहीं मार्केट में जाकर के, तभी तो उनके पास में डेटा पहुंच रहा है। सो वो सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की रिक्वायरमेंट है आज के इस समय में। ऑन द ड्रॉ। अब ये आपके लिए एक पिक्चर है, मैं आपसे इसमें पूछूंगा कि ये पिक्चर क्या मैसेज आपको दे रही है ना? आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर है कैपिटलिज्म, या ह्यूमंस का हैंड है, या फ्लोर्स हैं, मकान है, ड्रॉट है, या वाइल्ड फायर्स हैं। इधर आप देखोगे तो हीट वेव हमको दिख रही है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, और बीच में आपका कैपिटलिज्म है। अब आप मुझे बता दो कि ये क्या मैसेज दे रहा है, ये जो आपका ये इमेज है, ये पिक्चर है। आप कमेंट्स में बताओ मुझे। अब हम आ जाते हैं एक और पॉइंट पर, और ये न्यूज क्या है? एक एडिटोरियल है, द साइकोलॉजी ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। ठीक है, इसको मैं आपको पॉइंटर्स की फॉर्मेट में डिस्कस करूंगा, द साइकोलॉजी ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। इन्होंने इस इश्यू को रेज करके पूरी सोसाइटी का, ग्लोबल लेवल पर इस इश्यू को उन्होंने रेज किया है और थोड़ा समझने की कोशिश की है। इन्होंने कैसे बात की है? देखो कहाँ से स्टार्ट किया है इन्होंने, कि जो लोग बहुत ज्यादा पैसा जो है खर्च करते हैं, इन्होंने इसको ट्रेस किया है, नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन अभी कोई एक बिलियनियर है, उन्होंने अपने बेटे की शादी में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो उससे इसको रिलेट करके ये बता रहे हैं। क्या ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि देखो, जो लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने आप को शो ऑफ करने में, अपने आप को हायर लेवल का दिखाने के लिए, उनका इशू क्या होता है कि रियलिटी ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। उनको कभी भी ये पता ही नहीं होता कि इक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, जो पॉवर्टी है, वो किस लेवल पर है। उस बात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और इनको पता भी नहीं चलता। रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें कौन कौन थे? नितिन कुमार भारती,
लूकस चांसिल, थॉमस पिकेटी और अनमोल सोमांची। इन्होंने एक रिसर्च किया था जिसका नाम था इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 से लेकर के 2023 तक, द राइज ऑफ बिलियनियर राज। मींस अरबपतियों का जो राज है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ पर इन्होंने इस चीज पर फोकस किया है। अब इसकी की फाइंडिंग क्या क्या है, देखो आप हिल जाओगे कि 1% जो लोग हैं उनके पास में इंडिया की 22.6% इनकम उनके पास में है। इंडिया के जो 1% लोग हैं, 1% जो पीपल हैं उनके पास में 40% वेल्थ है। तो सोच लीजिए कि इंडिया की 1% पॉपुलेशन के पास में ये इनकम है उनकी, और ये उनकी क्या है, जो है उनकी वेल्थ है। तो इट मीन्स इनकम अगर कंट्री की 100 रुपीज है तो उसमें से ये 22 तो अकेली 1% पॉपुलेशन के पास में है। कंट्री की अगर टोटल वेल्थ 100 रुपीज है तो उसमें से 40% वेल्थ इस 1% पॉपुलेशन के पास में है, बाकी सब में सारा का सारा दो है। फिर ये कहते हैं कि 1% का एवरेज निकालें, तो एवरेज अगर हम निकालें जो 1% पॉपुलेशन है उनके पास में 54 मिलियन का क्या है, जो है वेल्थ है। और जो बॉटम के 50% पॉपुलेशन है उनके पास में इतना ही बस उनके पास में अवेलेबल वेल्थ है। 40% जो एवरेज वेल्थ है उनके पास में इतनी है। मीन्स इंडिया की जो 90% पॉपुलेशन है उसके पास में बस इतनी सी वेल्थ है उनके पास में, और बाकी ऊपर के जो लोग हैं उनके पास में सारी की सारी वेल्थ कंसंट्रेट हो रखी है। ठीक है, फिर ये कहते हैं यहाँ पर कि देखो 10,000 इंडिविजुअल्स हैं इंडिया में, 10,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास में एवरेज उनकी जो वेल्थ है वो 22 बिलियन है। तो इट मींस 10,000 ही ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी एलीट क्लास की लाइफ जो जी रहे हैं, बाकी सब तो फिर नॉर्मल जी रहे हैं। 90% जो बिलियनियर हैं हेल्ड बाय अपर कास्ट। इन्होंने कास्ट का भी इसमें एंगल दिया है कि जो 90% बिलियनियर हैं वो अपर कास्ट के हैं, और जो 10% है वो शेड्यूल्ड कास्ट ऑन 2.6% ही बस उसमें से हैं। बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो 10%, और शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो उनके पास में 2.6% में ही काउंट होते हैं वो। शेड्यूल्ड ट्राइब की करें तो होता उनका तो बोला बिलियनियर्स में कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, तो शेड्यूल्ड कास्ट में कोई बिलियनियर नहीं है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। पॉवर्टी का स्टेटिस्टिक्स अगर यहाँ पर ये देखने की बात करें तो ये कहते हैं कि भाई नीति आयोग ने डेटा निकाला था कि हमारे पास 2022 के आसपास से 16 से 21 तक है ना 135 जो मिलियन पीपल थे, है ना, इंडिया एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बोले इतने लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया। फिर ये कहते हैं कि स्टेट की फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम देखें तो इंडिया की 56.5% ऐसी पॉपुलेशन है जो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। मींस और हेल्दी डाइट के लिए क्या कह रही है कि 790 मिलियन पीपल हैं जो डेली 350 रुपीज अपनी डाइट पर खर्च नहीं कर सकते पर पर्सन। अब आप सोचो, जो पर्सन एटलीस्ट 350 रुपीज डेली अपनी डाइट पर खर्च कर रहा है तब ये मान रहे हैं कि वो एक हेल्दी डाइट ले रहा है। अब 350 रुपीज अगर वो डेली अपनी डाइट पर खर्च करेगा, है ना, तो कितना उसने खर्च कर दिया आप देख लीजिए, अराउंड 10,000 रुपए उसकी डाइट पर ही खर्च हो जाएंगे। और इंडिया में तो ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम ही 6,000 रुपए है मंथली, 5,000 रुपए है। आप रूरल एरियाज में जाकर के देखिए। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि 5,000 करोड़ स्पेंट ऑन वेंडिंग। ये कह रहे हैं कि जिस बिलियनियर ने 5,000 करोड़ रुपए अपनी शादी में खर्च कर दिए, वहीं उसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर बस इतना ही खर्च किया। तो फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई एक बात बताओ कि ये जो बिलियनियर्स हैं इनके पास में जो अथाह पैसा है, इनके लिए क्या चीज ऐसी है जो इनको मोटिवेट करती है कि वो अंधाधुंध एक्सेसिव अमाउंट में खर्च करेंगे लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेंगे। क्या इनको मोटिवेट करता है? एक मोटिवेशन तो ये हो सकता है कि यही जो बिलियनियर हैं बॉम्बे इंडिया के ऐसे बहुत सारे एरियाज में जो रोड टूटी फूटी उनको बनवा सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ उनका मोटिवेशन नहीं होता है, अपनी पर्सनल एक्स्ट्रावेगेंस पर उनका फोकस होता है।
तो ये कह रहे हैं वो साइकोलॉजी का खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ये क्यों करते हैं। उसके पीछे कुछ लोगों की थ्योरीज हैं जिन पर ये काम करते हैं, जिन पर कि जैसे लीजर क्लास की थ्योरी पर बात करते हैं। मैं इनको आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये कहते हैं कि जो एलीट क्लास है वो अपने आप को आइसोलेशन में रखती है, जिससे कि जो गरीब आदमी है, पुअर है, या जो नॉर्मल क्लास है, मिडिल क्लास है, उसको ये पता लगाए कि तुम हमसे बहुत दूर हो, हम बहुत हायर लेवल के लोग हैं। इसीलिए इतना पैसा खर्च करते हैं कि कोई भी पर्सन इनकी बराबरी पर आने की कोशिश ना करे। ठीक है, तो इनके पीछे एक तो ये मानसिकता होती है, ये बात करते हैं कि हायरार्की बने रहे। प्लस ये कहते हैं कि सिस्टम इस तरह से रन करता है कि जो कॉमन पीपल है, जो मिडिल क्लास है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि जिसके पास होगा वो खर्च करेगा। इट मींस जो बिलेनियर्स हैं उनका अपना पैसा है, वो जैसे चाहे खर्च करें। तो बोला ये जो आम आदमी है उसके दिमाग में भी ये चीजें भर दी गई हैं। मतलब कि इसका मतलब जो कॉमन पर्सन है, कॉमन पीपल है, उनको सोचना होगा कि इनके पास में जो इतनी बिलियंस की संपत्ति है वो कहां से आ रही है। क्या सोसाइटी का उस पैसे पर कोई राइट नहीं बनता? तो ऐसे क्वेश्चंस हमको करने होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने रखे। फिर इसमें ये और भी कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि जॉन रॉल्स की थ्योरी की बात करते हैं। तो मैं तो आपको यहाँ पर इसको बहुत ही कंसाइज करके समझा रहा हूँ, बाकी बहुत सारे इसमें पॉइंट दिए हैं। प्लस फिर ये बात करते हैं कि रिसेंटमेंट ऑफ वर्किंग क्लास। बोला सोसाइटी में लोगों की सोच भी ऐसी हो गई है कि वो ऐसे लोगों के अगेंस्ट में कोई विरोध भी नहीं करते। रिसेंट में उनको गुस्सा ही नहीं आता कि ऐसा हो रहा है हमारी सोसाइटी में। देखो, कोई भी जो बिलियनियर होगा उसने अकेले ने तो इतनी संपत्ति नहीं कमाई होगी। उसकी फैक्ट्री में, उसकी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होंगे ना, उन्होंने ही तो पैसा कमा करके दिया है वो। तो उन लोगों का, उस सोसाइटी का कोई राइट उस पैसे पर क्यों नहीं बनता है, वो बनना चाहिए, ये कह रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं कि इस पर और हम किस एंगल में जा सकते हैं। कि जैसे कि कुरान की बात करते हैं, और भी धर्मों की ये बात करते हैं कि भाई देखो, जो सारे धर्म कोशिश ये करते हैं कि जो भी जिनके पास में बहुत संपत्ति है वो सोसाइटी के लिए वर्क करे, लेकिन कोई भी बिलियनियर अपने खुद के खर्चे पर ही काम करता है। अपने जो एक्स्ट्रा वैगन्स है, मीन्स जो चीज 10 रुपए की भी आ रही होगी वो उसके लिए 10,000 रुपए वाली चीज परचेज करता है, लेकिन सोसाइटी के लिए खर्च करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। तो उनका ये जो मोटिवेशन है वो इस बात पर टिका होता है। जैसे मैं आप बात करूं तो इसी में एग्जांपल देते हैं कि जब मेन शादी का प्रोग्राम था तो उसमें खूब बड़ी पार्टी दी और सबके साथ में इन्होंने एंजॉय किया। लेकिन जब पार्टी ओवर हो गई, शादी हो गई, तो जो वर्कर्स थे इन्हीं की कंपनीज के, इन्हीं के खुद के जो लोग थे, इन्हीं के यहाँ काम करने वाले लोग थे, उनके लिए अलग से पार्टी रखी गई थी। तो ये क्लियर मैसेज दे दिया ना कि वो अलग औकात है उनकी और इनकी तुम्हारी अलग औकात है। तो इस बात पर इन्होंने पूरा एनालिसिस किया है इस एडिटोरियल में। आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल, इसको आप पढ़िएगा, बहुत सारे आपको आइडियाज इसमें लगेंगे कि सोसाइटी में कैसे एक फिलोसॉफी वर्क करती है और कैसे कुछ लोग अपने आप को ऐसे जैसे आइसोलेशन में और सुप्रीम मान करके चलते हैं। ठीक है, सो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट से इन्होंने इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है, तो आप इसको एक बार देखिएगा। तो आज के सेशन में इसको हम यही फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।